एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी, वहां एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। इस घर में रहते थे ठाकुर परिवार, ठाकुर रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी शांति देवी, उनका बेटा वीरेंद्र और वीरेंद्र की नई नवेली दुल्हन कमला। कमला एक साधारण लड़की थी जो शहर से इस गांव में शादी के बाद आई थी। उसका स्वभाव सरल और सौम्य था, लेकिन उसकी सास शांति देवी का स्वभाव बिल्कुल उलट था। शांति देवी कठोर, रूढ़िवादी और घर में हर बात पर अपनी मर्जी चलाने वाली थी। कमला ने शुरुआत में अपनी सास को खुश करने की बहुत कोशिश की। वो सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, सास की हर बात मानती और कभी जवाब नहीं देती थी। लेकिन शांति देवी को कमला में हमेशा कोई न कोई कमी नजर आती। ये शहर की लड़कियां, इनको गांव के रीति रिवाज क्या पता। शांति देवी अक्सर ताने मारती। वीरेंद्र अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था और कमला को समझाता कि वो धैर्य रखे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कमला का मन धीरे धीरे टूटने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। ठाकुर परिवार की हवेली में मेहमानों का तांता लगा था। शांति देवी ने कमला को सारी जिम्मेदारी सौंपी थी, खाना बनवाने से लेकर मेहमानों की सेवा तक। कमला ने पूरी मेहनत की, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। मेहमानों के लिए बनाए गए खाने में नमक ज्यादा हो गया। ये बात शांति देवी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सबके सामने कमला को अपमानित किया। तुझे कुछ नहीं आता, तू इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। शांति की आवाज हवेली में गूंज रही थी। कमला चुपचाप आंसू पोंछती रही। उसी रात शांति देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो अपने कमरे में बेचैन होकर कराह रही थी। कमला ने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन गांव में रात के समय कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। सुबह तक शांति देवी की सांसें थम चुकी थीं। गांव में ये बात फैल गई कि कमला ने जानबूझकर अपनी सास को जहर दे दिया। कुछ लोगों ने कहा कि कमला ने खाने में कुछ मिलाया था, जिससे शांति की मौत हो गई। यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन गांव वालों ने इसे सच मान लिया। वीरेंद्र भी अपनी मां की मौत से टूट चुका था। उसने कमला पर विश्वास करना छोड़ दिया। तूने मेरी मां को मारा। वो चीखते हुए कमला पर टूट पड़ा। कमला की कोई नहीं सुन रहा था। गांव वालों ने उसे घर से निकाल दिया और वीरेंद्र ने उसे तलाक दे दिया। कमला, जो अब बेसहारा थी, गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर चली गई। वहां अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश में उसने अपनी जान दे दी। कमला की मौत के बाद ठाकुर हवेली में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को हवेली में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, तो कभी बर्तन रसोई में गिरने की आवाज आती। गांव वालों को यकीन हो गया कि कमला की आत्मा भटक रही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में औरत को हवेली के आसपास घूमते देखा, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। वीरेंद्र को शुरू में ये सब अफवाहें लगीं, लेकिन धीरे धीरे वो भी डरने लगा। एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो सामने कमला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। तुमने मुझे बेगुनाह सजा दी। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। वीरेंद्र डर के मारे चीख पड़ा और बेहोश हो गया। कमला की आत्मा अब बदले की आग में जल रही थी। उसने उन सभी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। सबसे पहले उसने गांव की उस औरत को चुना जिसने सबसे पहले कमला पर जहर देने का इल्जाम लगाया था, राधा चाची। राधा चाची एक चालाक औरत थी जो हमेशा ठाकुर परिवार की संपत्ति पर नजर रखती थी। उसने कमला के खिलाफ अफवाह फैलाई थी ताकि वो ठाकुर परिवार की बहू बनने वाली अपनी बेटी को मौका दे सके। एक रात जब राधा चाची अपने घर में अकेली थी, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहां कमला की आत्मा खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और आंखों में बदले की चमक थी। राधा चाची ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया और कमला की हंसी की डरावनी आवाज गूंजने लगी। अगली सुबह राधा चाची अपने घर में मृत पाई गई।
उनके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देखी हो। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे कि कमला की आत्मा अब उन सभी को सजा देगी जिन्होंने उसे गलत समझा। अगला नंबर था ठाकुर परिवार के नौकर रामू का, जिसने कमला को अपमानित करने में शांति देवी का साथ दिया था। रामू को एक रात कमला की आत्मा ने घेर लिया। उसने माफी मांगी, चीखा चिल्लाया, लेकिन कमला की आत्मा ने उसे नहीं छोड़ा। अगले दिन रामू का शव में पड़ा मिला और उसकी आंखें डर से खुली रह गई थीं। वीरेंद्र अब पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने गांव के पंडित जी को बुलाया, जो तंत्र मंत्र में माहिर थे। पंडित जी ने हवेली में पूजा की और कहा, ये आत्मा बहुत गुस्से में है। इसे शांत करने के लिए तुम्हें कमला की बेगुनाही को स्वीकार करना होगा और उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी। वीरेंद्र ने पंडित जी की बात मानी। उसने हवेली के आंगन में कमला की तस्वीर रखी और उससे माफी मांगी। कमला, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरी माँ की मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कमला की आत्मा इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। उस रात जब वीरेंद्र सो रहा था, कमला की आत्मा फिर प्रकट हुई। तुमने मुझे जिंदा रहते बर्बाद किया, अब तुम्हें मेरी पीड़ा समझनी होगी। अगले कुछ दिन वीरेंद्र के लिए नर्क बन गए। वो हर रात कमला की आत्मा को अपने आसपास महसूस करता। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बीमार रहने लगा। गांव वाले अब हवेली के पास भी नहीं आते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई, जो कमला की पुरानी सहेली थी। उसका नाम था गंगाबाई। गंगाबाई ने बताया कि उसने शांति देवी की मौत की रात कुछ ऐसा देखा था जो किसी को नहीं पता था। उसने बताया कि शांति देवी की मौत जहर से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। राधा चाची ने यह अफवाह फैलाई थी कि कमला ने जहर दिया ताकि वो ठाकुर परिवार की संपत्ति हड़प सके। ये सुनकर वीरेंद्र को बहुत पछतावा हुआ। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी सच्चाई बताई। उसने कमला की आत्मा से माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान पंडित जी ने कमला की आत्मा को बुलाया और उससे कहा, कमला, अब तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है। अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। कमला की आत्मा आखिरी बार हवेली में प्रकट हुई। उसका चेहरा अब शांत था। उसने कहा, मैं अब चली जाऊंगी, लेकिन मेरी पीड़ा को कभी मत भूलना। इसके बाद हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं रुक गईं। गांव में फिर से शांति छा गई।